तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला तो है विटामिन्स, और इसके बाद लेंगे हम क्या, न्यूक्लिक एसिड्स। ओके। तो सबसे पहले विटामिन्स को डिफाइन कर लें कि विटामिन्स होते क्या हैं। तो देखो बच्चों, विटामिन्स मीन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक जो शरीर की जैविक क्रियाओं एवं शारीरिक विकास के लिए अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। मतलब विटामिन्स एक प्रकार के हमारी बॉडी में कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं और जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको प्रेरित करते हैं। शारीरिक विकास में इनका बहुत ही महत्व है, समझ गए ना। तो इनको बोला गया है विटामिन्स। अब इन विटामिन्स का वर्गीकरण किया गया है विलेयता के आधार पर। तो एक तो होते हैं जल में विलेय विटामिन, ये होते हैं विटामिन सी तथा बी कॉम्प्लेक्सेस। ये जल में विलेय होते हैं तथा दैनिक रूप से आवश्यक होते हैं। ये बता दूं कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, इसीलिए हमें ये जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर डे आवश्यक होते हैं, समझ गए ना। इसलिए हमें इन्हें डाइट के थ्रू जरूरी होता है लेना, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं अगर बचे हुए होते हैं तो। ओके। और दूसरा है बसा में विलीय विटामिन, मतलब ये वो विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में बसा है उसमें डिजोल्व रहते हैं और बॉडी में स्टोर रहते हैं, मतलब। और ये है KEDA, कीड़ा, ऐसा याद रखना। ये बसा में विलीय होते हैं और शरीर में संग्रहित रहते हैं, इसलिए प्रतिदिन आवश्यक नहीं होते। मतलब अगर हमारी बॉडी में ये पहुंच गए और आवश्यकता से ज्यादा है तो ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और आवश्यकता अनुसार काम आते रहते हैं। जबकि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस ऐसे विटामिन हैं जो अगर एक्स्ट्रा हैं तो बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए हमें इनकी हर दिन आवश्यकता होती है। भोजन के थ्रू जाते हैं या कोई सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। ओके। अब हम इन विटामिन के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहला विटामिन ए है जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, क्योंकि ये रेटिना में मेनली होता है और ये मिलता है फिश में, मिल्क में, बटर में। और इसकी कमी से जो है, ठीक है, कमी से रोग जो होते हैं, और वो है पहला है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में अंधेरे में नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेटिना की कौन सेल हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण सही ढंग से वो काम नहीं करते। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये है मिल्क में, बटर में, एग में। इसके अलावा, ठीक है, सनलाइट में एक्सपोज करने से, अगर बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कुछ विटामिन डी में बदलता है, और इसलिए कहते हैं कि लाइट में होता है। लाइट में नहीं होता, बल्कि हमारी लाइट, जो सनलाइट हमारी बॉडी में पड़ती है तो वहां पर विटामिन बनते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, और इनकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये नॉर्मली जो है मिल्क में है, बटर में है। तो दिख रहे हैं आप, मिल्क और बटर तो विटामिन ए का भी सोर्स है, विटामिन डी में भी है, एग में भी होता है। ओके। फिर हम आते हैं विटामिन ई, उसको बोलते हैं टोकोफिरोल, जो कि मिल्क में, आप यहाँ पे देखिए मिल्क हो गया, एग यहाँ पे भी आ रहा है, नट्स इनमें भी होता है। नट्स में मेनली जो आप देखते हैं अखरोट है, काजू है, ठीक है, तो इनमें होता है। और ये अगर इसकी कमी हो जाए तो नपुंसकता आती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिर है विटामिन के, फाइलोक्विनोन, ये हरी सब्जियों में मेनली होता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, और इसका काम है रक्त का थक्का ना जमना। अगर इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना, मतलब कहीं कट लग जाए तो रक्त बहता है, तुरंत जम जाता है। लेकिन अगर इसकी कमी है तो ब्लड इस तरह से नहीं जमता और ज्यादा से ज्यादा रक्त बाहर जा सकता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू है ना, संतरा है, इस तरह से जो खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है। और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है, मतलब मसूड़ों और दांत के बीच का जो जोड़ है वो कमजोर पड़ जाता है, दांतों से खून आने लगता है। फिर आता है विटामिन B1, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स हैं, और ये है थियामिन,
विटामिन B1 सोयाबीन्स और मिल्क में मिलता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, छक्के से पड़ते हैं बॉडी में। विटामिन B12 राइबोफ्लेविन मिल्क और ग्रेन्स में होता है। होठों और किनारों का फटना, मतलब होठें फटने लगती हैं, जोड़ जहाँ दो ओंठों की तरह जैसे आंखों के जोड़ हैं या जहाँ भी जोड़ हैं वो फटने लगते हैं चमड़ी के। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन मीट में होता है, फिश में, कर्ड में, मिल्क में। तो इससे कमी से होता है एनीमिया, रक्त की कमी आ जाना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मिल्क लगभग सभी में दिख रहा है, सिर्फ विटामिन C छोड़ दें और विटामिन K, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम पर डे मिल्क लें तो हमें जरूरत ही नहीं है सारे विटामिन को अलग अलग लेने की। तो इस तरह से ये है कुल मिला के विटामिन, उनकी कमी, उनके स्रोत। ओके, एक तो इनके विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B, विटामिन 2, इस तरह से। फिर हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, नाभिकीय अम्ल। एक्चुअली ये जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं जो कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए बोला गया है न्यूक्लिक। और रासायनिक रूप से ये अम्लीय गुण रखते हैं, इसलिए नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। मतलब ऐसे जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं और अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं, नाभिकीय अम्ल कहलाते हैं। ये अम्लीय गुण वाले होते हैं, तो नाभिक में है, अम्लीय गुण वाले हैं, तो न्यूक्लिक एसिड। और एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो गुण माँ बाप में है वो संतानों तक पहुंचाने का इन्हीं का काम होता है, और वो प्रोटीन संश्लेषण मेथड द्वारा इस तरह के गुणों को संचालित करते हैं। समझिए ना, दो प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड DNA, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। जो जेनेटिक मटेरियल है मेनली वो है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, एसिड। तो ये दो प्रकार के हैं, DNA और RNA। रासायनिक संगठन की बात करें कि ये किस तरह से बने हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के संयोजन से बनते हैं। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, पॉलीमराइज्ड होते हैं, तो बनता है न्यूक्लिक एसिड, DNA हो या RNA। और ये न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित 3 प्रकार के अणुओं से बने हैं। देखो, DNA हो या RNA, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, तो ये 3 प्रकार के अणुओं से बना होता है। फास्फोरिक एसिड H3PO4, पेंटोज शुगर जिसमें आएगी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, और नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। ओके, तो फास्फोरिक अम्ल तो जनरली हम जानते हैं H3PO4 है। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो एक होती है राइबोज, ये है, ठीक है, जो कि बीटा फॉर्म में होती है, बीटा डी राइबोज। ये RNA में होती है, राइबोज इसलिए इसमें R राइबोज को ही शो करता है। और जो डी बीटा 2 पोजीशन में डीऑक्सी है, 2 पोजीशन का ऑक्सीजन कम है इसमें, तो इसलिए इसको बोला गया बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, जो कि किसमें होती है, इन DNA। डीऑक्सी इसलिए उसमें नाम पड़ा हुआ है DNA में। इस तरह से 2 प्रकार की ये शुगर है। अब रहे पिरिमिडीन्स बेस, नाइट्रोजनियस क्षार। ठीक है, बेस की बात करें हम तो नाइट्रोजनियस बेस में पहले है पिरिमिडीन्स डेरिवेटिव, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर 2 मिनट, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, और ये होते हैं, इनको विषम चक्रीय यौगिक। मतलब नाइट्रोजनी क्षार जो है नाइट्रोजन और कार्बन से वलय के बने हुए यौगिक हैं, और इनमें 2 प्रकार के होते हैं। पहले है पिरिमिडीन्स डेरिवेटिव्स, मतलब इनकी जो रिंग होती है पिरिमिडीन रिंग होती है, मतलब 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन से बनी हुई रिंग होती है, तो ये है पिरिमिडीन रिंग। और इस तरह से ये है, पहला इसमें होता है यूरेसिल
देख रहे हैं आप इस तरह से NHCONH, NHCONH, ये तो होंगे 4 एटम अल्टरनेट में नाइट्रोजन कार्बन और एक डबली बॉन्डेड C डबल बॉन्ड C, मतलब यहां पर H होते हैं इस तरह से। तो ये है यूरेसिल। अगर हम यहां पर आ जाए कि CONH और यही यहां पर जहां CO था वहां NH2 जुड़ गया है, तो ये है साइटोसिन। और यूरेसिल और थाइमीन में देखोगे आप तो केवल मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, कि जहां पर डबल बॉन्ड C था, एक कार्बन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा। तो थाइमीन और यूरेसिल में सिर्फ मिथाइल का डिफरेंस है, जबकि साइटोसिन में देख लो CO की जगह एक NH2 ग्रुप आ जाता है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये 3 जो है पिरिमिडीन डेरिवेटिव है, पिरिमिडीन रिंग के डेरिवेटिव है। फिर होते हैं प्यूरीन्स डेरिवेटिव, जिनमें 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन की रिंग होती है, वलय। समझ गए ना, ये जो वलय है कुल मिला के 9 NINE देख रहे हैं हम, एडिनाइन, ग्वाइनाइन। तो ध्यान रखें 9 जो होते हैं, ठीक है, कि 9 परमाणुओं की बनी विषम चक्रीय वलय होती है प्यूरीन, इसीलिए इसमें 9 आ गया है। एडिनाइन, तो ये है NH2, एडिनाइन में एड है NH2, और ग्वाइनिन में, ठीक है, ऐड है CO और NH2, मतलब दोनों में डिफरेंस है, दोनों में रिंग तो सेम है। एडिनिन में केवल एमीन है और ग्वानिन में जो है एमीन और CO ग्रुप है। तो इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर भूल भी जाएं, बस ध्यान रखना है एडिनिन और ग्वानिन प्यूरीन बेस है 9 एटम के, और ये है पिरिमिडीन बेस, जो कि पिरिडीन जैसी रिंग होती है, उसी से बना है पिरिमिडीन। पिरिडीन में एक N होता है, इसमें 2 N। फिर आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो देखो न्यूक्लियोटाइड के तीनों आप समझ गए कि न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। अब आते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोसाइड्स एक्चुअली शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से बने होते हैं। मतलब RNA में चले जाए तो A मतलब एडिनिन और राइबोस, तो एडिनोसिन है ना, ग्वाइनिन और राइबोस तो ग्वाइनोसिन, साइटोसिन और राइबोस तो साइटिडीन, और यूरेसिल और राइबोस तो यूरिडीन। ये तो नाइट्रो जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड RNA के होते हैं, समझ गए ना, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलके बने होते हैं। हम इसको एक न्यूक्लियोसाइड को शो करें तो ये है पेंटोज शुगर RNA की, और ये जुड़ा है यूरेसिल, ठीक है। तो इस तरह से यूरेसिल और नाइट्रोजन जिस बॉन्ड से जुड़े, यूरेसिल और जो पेंटोज शुगर है जिसके थ्रू ये जुड़ी है, शुगर जुड़ी है, इसलिए इसको बोल देंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ H2O के रिमूवल से बनता है। जो यूरेसिल में H था और यहाँ का जो पेंटोज शुगर का OH था वो निकल चुका है। मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बॉन्ड बना कैसे है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H ऐसे निकल गए हैं H2O की तरह, और ये जो बॉन्ड बन गया है वो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये है यूरेसिल का जो ये N और ये H है, इसके थ्रू ये जुड़े। फिर DNA में चले जाए तो DNA में एडिनोसिन और डीऑक्सी राइबोस, तो इसमें स्मॉल d लगा देंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वाइनिन और डीऑक्सी राइबोस तो डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, थाइमिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन। तो अगर आप इसके न्यूक्लियोसाइड्स देखें तो साइटिडीन इसमें भी है, साइटिडीन इसमें भी है, बस यूरेसिल इसमें होता है तो यूरिडाइन, तो इसमें होता है थाइमिडाइन। इस तरह से DNA और RNA के ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम यहाँ पूरा डिटेल में देख लें कि न्यूक्लियोटाइड, अभी आपने ऊपर देखा था कि न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बना होता है। मींस जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड तो बना न्यूक्लियोटाइड। RNA में होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब यहां पर जैसे AMP लिखा है तो ये कहलाएगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इस तरह से। UMP मतलब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ग्वाइनिडीन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। DNA में बस D लगा दें, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट,
डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट, मतलब यहाँ DAMP डीऑक्सी, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इस तरह से डी यहाँ पर डीएनए के लिए रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। और अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है हमारे पास, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, ये है पेंटोज शुगर, और ये जुड़ा है हमारा क्या, एडिनोसिन नहीं, ये तो हमारा पहला जो है ये था यूरेसिल जोड़ रखा है ना मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम इसको हटा दें, है ना, और यहाँ पर जोड़ दें। अगर हमने AMP लिखा है तो AMP का मतलब है यहाँ पर क्या जुड़ा होगा बच्चों, एडिनोसिन, ठीक है। आप पूरा एडिनिन, सॉरी क्या हो जाएगा, एडिनिन, मतलब यहाँ पर ये है जो हमारे पास एडिनिन है, तो इसका ये जो H वाला टर्मिनल है ये जुड़ा होता है। मैं इसको चाहो तो जोड़ देता हूँ, तो इस तरह से एडिनाइन जुड़ा होता है यहाँ पर, तो ये क्या है, एडिनाइन, इसलिए इसको है, मतलब यहाँ पर जो ये CN और यहाँ का जो H है समझ लो वो है, और बाकी आप यहाँ पर जो भी इस तरह का NH2 और इस तरह से जो बने हैं ये है हमारा, इसमें देख लो कैसे बना हुआ है यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड एडिनोसिन में, है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब ये हमारा हो जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें हम, इसको ऐसे बना देता हूँ एन, ठीक है, एन, और एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये जुड़ा होता है एडिनाइन। तो ये जो पूरा है, मतलब मैं ये कहूँ कि ये जो है इस तरह से जुड़ा है, और यहाँ पर ये जो है ये भी क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनी हुई है, यहाँ का जो है OH और यहाँ का ये H इस तरह से जुड़े हुए हैं, मतलब ये डब्बा जो है इसको एडिनिन को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये है, अगर आप यहाँ पर H रख देंगे तो D, यहाँ पर ये बता दूं कि अगर हम यहाँ पर केवल H रहेगा तो ये कहलाएगा DAMP, और अगर ये OH होगा तो ये हो जाएगा AMP, इस तरह से, ठीक है। तो DNA में यहाँ OH रहेगा, तो सॉरी RNA में OH रहेगा और DNA में H रहेगा, तो इस तरह से ये है न्यूक्लियोटाइड। DNA में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3-5- तथा RNA में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2-3 या 2-3-5, मतलब 2 और 3, सॉरी यहाँ से हो सकता है 2 से और 5 से 3 या 5 में होता है। देखो कैसे, मतलब ये होता है, अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड अणु फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब ऐसे समझो आप, जैसे ये है पेंटोज शुगर का दूसरा कार्बन, ये है तीसरा, ये है, ठीक है। तो जो RNA है उसमें तो यहाँ पे भी OH होता है ना, या फिर H होता है, और DNA में चले जाए तो H रहेगा। तो DNA में तो एक ही पॉसिबिलिटी है जुड़ने की 3 पोजीशन का, पेंटोज शुगर की 3 पोजीशन का और 5 पोजीशन का। तो यहाँ पर 3 पोजीशन के थ्रू एक फॉस्फोरिक एसिड नीचे की तरफ बॉन्ड बना रहा है। फॉस्फोडाइएस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 ईस्टर बॉन्ड है, एक ईस्टर बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड का 3 कार्बन से है और एक ईस्टर बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड का 5th कार्बन से, इसीलिए इसको बोला गया है 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, कि फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर बेस, फिर फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर एंड बेस, और इसी तरह से ये जुड़ते जाएंगे और क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब अगर RNA ले लें तो देखो DNA में यहाँ OH नहीं होता, तो इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड केवल 3-5 में ही बन सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर DNA में चले जाए, RNA में चले जाए, तो वो 2-5- भी बना सकता है, क्योंकि 2 पोजीशन में भी OH है और इसमें डाइएस्टर बॉन्ड है। तो इस तरह से हम ये कहें कि ये है शुगर बेस, फिर फॉस्फोरिक एसिड, फिर शुगर बेस, फिर फॉस्फोरिक एसिड, शुगर बेस, फॉस्फोरिक एसिड, और इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनती जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जिसे बोला गया है, ठीक है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बाद में यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही फिर डीएनए बनता है। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक कॉमन एक्सिस के चारों ओर विपरीत दिशा में कुंडलित होकर दक्षिणावर्त हेलिक्स बनाती है। मतलब दो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम रही है। मतलब है इस तरह से, अभी आप स्ट्रक्चर से देखोगे, और दक्षिणावर्त हेलिक्स बनाती है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्षारों के माध्यम से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। मतलब दोनों श्रृंखलाएं जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, वो विशेष सीक्वेंस के रूल के अनुसार अपने दो जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। ए और टी के साथ तथा जी और सी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखो इस तरह समझे हम कि ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ए और ये है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ए। यहाँ पर जो शुगर का एडेनिन है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बना हुआ है ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखें, ए का टी से और जी का सी से, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यही चलती जाती है। तो इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ी हुई है। हम इस तरह से कह सकते हैं, विपरीत का मतलब देख रहे हैं आप कि एक अगर इस तरह से दिख रही है तो दूसरी इसके अपोजिट जा रही है। और एक जो कुंडल है पूरा यहां से लेके और यहां तक का जो एक कुंडल है, इसमें 10 जो है पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। तो यहां से ये यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, ये रेड जो शो कर रहा है, यहाँ पर भी एक बेस पेयर होता है। फिर मान लो यहाँ पर जी और सी है, फिर ए और टी है, फिर जी और सी है, फिर टी और ए है, फिर इधर से ए और टी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से ले लें 1 2 3 4 5। तो इस तरह से कुल मिला के यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर का एक इफेक्ट आता है। और ये टोटल लेंथ जो है दोनों हेलिक्स की, यहाँ से दोनों ये जो पोर बने हैं कुंडल, इनका है 34 एंगस्ट्रॉम का। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस रखता है। और इस तरह से पूरा डीएनए हमारा, और 20 एंगस्ट्रॉम का इसका क्या है आप देख रहे हैं जो है सर्कमफेरेंस है। तो ये है कुल मिला के डीएनए का स्ट्रक्चर। बाकी आप और डिटेल में पढ़ें तो बुक में स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं इनके इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो डीएनए की सीढ़ियां हैं वो नाइट्रोजन बेस से बने हैं, और जो डंडे हैं सीढ़ी के वो बने हैं शुगर और फॉस्फेट से। इस तरह से होता है। फिर एक होता है चारगाफ्स रूल। बॉडी में, मानव शरीर में ए टी और जी सी का अनुपात, ये मानव शरीर में है, ठीक है, ये होता है 1.52, मीन्स ए टी ज्यादा होते हैं जी सी से, ठीक है। लेकिन ए और टी बराबर होंगे, जी और सी बराबर होंगे, लेकिन ए और टी का पेयर जी और सी से ज्यादा होगा। फिर आता है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट। यहां तक बात समझ गए। अब ये जो आनुवांशिक कूट है एक्चुअली बच्चों, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्रकार का समूह होता है। मतलब है कि जो आनुवांशिक गुणों का ट्रांसफर होता है पिता से लेके अपनी संतान तक या माता से लेके संतान तक, इसका पूरा का पूरा आधार जेनेटिक कोड है। मतलब एमिनो अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड का संबंध कहलाता है आनुवांशिक कूट। कि हमारी बॉडी में जो एमिनो अम्ल हैं उनका जब प्रोटीन बनता है तो उनका जो सीक्वेंस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो डिटर्मिनेशन है वो करता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह से जो डीएनए पिता में है जब वो संतान में गैमीट्स के थ्रू पहुंचता है तो वही प्रोटीन जो पिता में बन रहा था, पेरेंट में बन रहा था, वही प्रोटीन उसकी संतान में बनेगी। और यही कारण है कि वो सारे लक्षण इस तरह से पिता से संतान में आते हैं। तो अमीनो अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड का जो संबंध है वो आनुवांशिक कूट कहलाता है। इस कूट द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है। जो मैंने आपसे बताया कि यही एक जेनेटिक कोड ऐसा है जो हमारी बॉडी में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसमें एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो यही आनुवांशिक कूट निर्धारित करता है। क्योंकि प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडोन होता है। मतलब होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर बनता है और वो एमिनो एसिड को पकड़ के लाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए।
और ये 4 क्षार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है, तो इसमें 3 अमीनो एसिड लगते हैं, वो 3 नाइट्रोजनस बेस लगते हैं, जबकि हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेस है? 4। अतः कुल कोडोन की संख्या 4 की पावर 3 64 हो गई। अतः 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोडोन है, इसलिए एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन संभव होते हैं। मतलब 3 है नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडोन बनता है और एक कोडोन के साथ कोई विशेष अमीनो अम्ल जुड़ता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो 4 क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो टोटल कोडोन की संख्या होगी 64 और 20 अमीनो अम्लों के लिए 64 है, तो इसका मतलब है एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। जैसे ग्लाइसिन के लिए 4 कोडोन है, CCG, GGU, GGA और GGC। GGC, GGU, GGA और ये क्या हो गया? GGC, ठीक है। फिर है GGU और GGA और फिर हो जाएगा GGG, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें, देखो ये जो कोडोन है ना, ये 3 न्यूक्लियोटाइड GGC से बना हुआ एक कोडोन एक ग्लाइसिन को पकड़ के ला सकता है, या GGU से बना हुआ कोडोन ग्लाइसिन को ला सकता है, GGA से बना ला सकता है, या इस तरह से ला सकता है। और ये जो कोडोन होता है बच्चों, वो मैसेंजर आरएनए में इनका एंटी कोडोन होता है। मतलब है जी के सामने क्या आ जाएगा? C, जी के सामने C। मतलब जो mRNA होगा, मैसेंजर आरएनए, अगर वहां पर C और G है तो ये आके कोडोन इसके साथ जुड़ जाएगा बेस पेयरिंग द्वारा, मतलब वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन वहां चिपक जाएगा, या इनमें से कोई भी लेके आएगा, और अगर इनका एंटी कोडोन मैसेंजर आरएनए में जहां मिलेगा वहां ग्लाइसिन जाके चिपक जाएगा। ऐसे फिनाइलएलानिन के लिए है UUU, UUC, 2 संभव है। तो इस तरह से समझे आप कि ये है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, तो UGG, ठीक है। तो यहां पर आएगा ACC, U के सामने A आ गया, G के सामने, और इस तरह से ट्रिप्टोफैन यहां चिपक गया। मान लो उसके जस्ट बाजू में एक कोडोन है UUU, तो यहां आके AA, तो फिनाइलएलानिन जुड़ गया। फिर यहां पर मान लो GGU है, तो ये CCA आके जुड़ गया, ठीक है, और यहां ग्लाइसिन जुड़ गया GGU के सामने। और इस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए जो है, इन्हीं के थ्रू ये एमिनो एसिड आते हैं और इस तरह से मैसेंजर आरएनए में आके चिपक के, और इस तरह से ट्रिप्टोफैन के बाद फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन, मतलब जो कोडोन एंटी कोडोन मैसेंजर आरएनए में है उन्हीं का यह जो है कोडोन आके यहाँ पे जुड़ जाता है, और इस तरह से एक स्पेसिफिक क्या बनती है? प्रोटीन। तो ये सीक्वेंस, और ये जो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए में, ये डिसाइड करता है डीएनए। उसके जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो हट जाती हैं, टूट जाती हैं, और एक चेन अपनी सरफेस पर मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट बनाती है, सांचा। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आके राइबोसोमल आरएनए की राइबोसोम की सरफेस पे चिपक जाता है, और फिर इस राइबोसोम के चिपके हुए आरएनए में ट्रांसफर आरएनए इस तरह से अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के लाते हैं और अपने एंटी कोडोन के अनुसार मैसेंजर आरएनए में चिपकते जाते हैं। जैसे ये चिपके, फिर ये अमीनो एसिड आपस में ही फिर क्या करने लगते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने लगते हैं, और इस तरह से एक प्रोटीन का संरचना या प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अगर इनमें जरा सी गड़बड़ हो जाए मैसेंजर आरएनए में, ये जहां मान लो फिनाइलएलानिन का कोडोन था, यहाँ कुछ और चिपक गया, तो ऐसे में कोई और अमीनो एसिड चिपक जाएगा, और जो प्रोटीन बननी थी उसे गलत प्रोटीन बन जाएगी, और प्राइमरी स्ट्रक्चर बदला तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी ही बदल जाएगी। ओके, फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखो, जैसे हमारी उंगली में जो निशान है वो स्पेसिफिक है और हर पर्सन का अलग अलग होता है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी में जो डीएनए है उनमें क्षारों का एक विशेष अनुक्रम होता है, और हर जीव के लिए अति विशिष्ट होता है, और हर जीव का अलग अलग। तो डीएनए में क्षारों का अनुक्रम प्रत्येक जीव में अति विशिष्ट होता है। इस अनुक्रम द्वारा जीवों के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त करना ही डीएनए अंगुली छाप फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसमें जो बेस अनुक्रम है, या कहें न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम है,
उसके माध्यम से हमें पहचान करना किसी जीव की, वो कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बता दूं कि जो डीएनए फिंगर मतलब अनुक्रम हमारे पेरेंट्स में होगा, वही अनुक्रम हमारी बॉडी में मिलेगा, और इसी अनुक्रम के द्वारा हम एक आनुवांशिक संबंध निकाल सकते हैं जीवों में। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यह अनुक्रम जीव की प्रत्येक कोशिका में समान तथा इसको किसी भी विधि द्वारा नहीं बदला जा सकता। मतलब एक जीव में जितनी कोशिकाएं हैं उनमें समान होगा, लेकिन आप कोई मेथड नहीं है जिससे अनुक्रम को आप बदल सकें। अतः इस अनुक्रम का उपयोग अंगुली छाप के समान जीवों की पहचान करने में किया जाता है कि एक पीढ़ी है तो उनका डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट है एक सा होगा, लेकिन दूसरी जाति से नहीं मिलेगा। इस तरह से हर एक व्यक्ति का डीएनए अगर पहचान अनुक्रम लगा ली जाए तो उसके पेरेंट्स से उसका संबंध निकाला जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? अपराधियों की पहचान करने में। बड़े बड़े अपराधी उनके डीएनए फिंगरप्रिंट बना के रख लिए जाते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनसे मिलाया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता के निर्धारण में कि वो अपनी किस पीढ़ी से जुड़ा है, किस व्यक्ति से उसका संबंध है ना। किसी दुर्घटना प्राप्त मृत शरीर की पहचान करने में भी इसका होता है कि मान लो कोई मृत शरीर है, उसको पहचानना मुश्किल है, तो उसका डीएनए किसी उसके पेरेंट्स से मिलाया जाता है। अगर वो मिल रहा है तो उनका व्यक्ति होगा। जैविक विकास और जातीय संबंधों के निर्धारण में भी इसका, कि जो पुरानी जातियां हैं, जो पुराने जीव हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, कितने आनुवांशिक रूप से हम उनसे मिलते हैं, नहीं मिलते। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिससे हम जीवों के परस्पर संबंध को, उनकी जातियों के संबंध को, उनकी आनुवंशिकता के संबंध को पहचान सकते हैं। तो ये था हमारा कुल मिला के बायोमोलिक्यूल, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पूरा डिटेल में बताया। वैसे बायोलॉजी वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, और अगर मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए इतना ही सफिशियंट है बायोमोलिक्यूल। इतना पढ़ लोगे, कहीं एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता आपका इससे रिलेटेड। ओके, अब हमारा पूरा ऑर्गेनिक आज फिनिश हो गया बच्चों। एक एक यूनिट, एक एक चैप्टर मैंने आपसे कराए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा हिंदी में भी मिलेगा, और इससे पहले पूरा मैंने इंग्लिश में भी कराया है ना। तो मैंने पूरी हिंदी फिजिकल पूरी करा दी, और ऑर्गेनिक। अगर आपको हिंदी फिजिकल पढ़नी है तो आप जो मेरा ये है चैनल, उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, और उसमें होगा केमिस्ट्री इन हिंदी, तो उसमें पूरी फिजिकल मिल जाएगी आपको, और ये पूरी ऑर्गेनिक, और इसी में मिलेगी फिर आगे आपको पूरी इनऑर्गेनिक। तो ये जो है, इतना जितना मैंने लिखाया पढ़ाया, ये इसको आप पढ़ते चलें और अच्छी तरह से तैयार रखें। केमिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम मिलेंगे अगले में, जिसमें हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करूंगा, फिर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और लास्ट में पी ब्लॉक, और फिर उसके लास्ट में हम जो नए चैप्टर्स जुड़े हुए हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उनको डिस्कस करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों हेल्प करो ये, और ये जो वीडियोस हैं दूसरों तक पहुंचे, वो लोग इसका फायदा उठाएं। ओके, तो फिर मिलते हैं।